Hello and welcome back. So, Happy New Year to everyone. तो एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है, कुछ दिन रह गए हैं, मुश्किल से 4 दिन। सो हम लोग कुछ क्वेश्चंस इन्वायरमेंट साइंस के इन्वायरमेंटल जियो साइंस जो हमारी यूनिट 4 है ना, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं और उसके पीछे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो डिटेल में देखेंगे, लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें करेंगे। ठीक है, और अभी आप थोड़ा भी ढील नहीं छोड़ना। ठीक है, अभी लगे रहो एकदम। तो देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला है, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज रिचर इन सिलिका दैन ओशनिक क्रस्ट मेनली बिकॉज। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, ये देखिए अगर, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो ये पानी से, ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया और ये ओशनिक क्रस्ट इसको मान ले। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें सिलिका ज़्यादा है ओशनिक क्रस्ट के मुकाबले। क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि मेंटल कन्वेक्शन इज स्ट्रॉन्गर विद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैज हायर रेडियो एक्टिव हीट, फेल्सिक मेल्ट्स एक्यूमुलेट फेल्सिक मेल्ट्स एक्यूमुलेट ड्यू टू लोअर डेंसिटी। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट अंडरगोज फास्टर इरोजन। तो इसका सही आंसर है फेल्सिक मेल्ट्स एक्यूमुलेट ड्यू टू लोअर डेंसिटी। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ना, ठीक है, वो फेल्सिक होता है, मतलब थोड़ा ग्रेनाइट टाइप होता है, सिल्का ज़्यादा होता है और हल्का होता है। ठीक है, सिल्का ज़्यादा होगा तो हल्का होगा, हल्का होने के कारण क्या होगा, वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। ठीक है, और जो भारी होगा बसाल्टिक टाइप, जो कि हमारा होता है क्या, ओसनिक क्रस्ट, वो भारी होगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि सिल्का अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, मतलब सिल्का रिच होगा तो सिंपल सा कि लाइटर होगा, तो अपने आप ही लोअर डेंसिटी हो जाएगा। जो लोअर डेंसिटी होगा तो वो ऊपर होगा। कोई भी जो हायर डेंसिटी की चीज़ होती है, वो आप देखना, अगर पानी में कोई भी हाई डेंसिटी लोअर डेंसिटी की दो चीज़ फेंको, रॉक और एक तो कॉटन, रॉक और कॉटन, तो कॉटन देखना ऊपर ऊपर रहेगा और रॉक तुरंत पानी में डूब जाता है, तो वो डेंसिटी के डिफरेंस के कारण है। ठीक है, तो वो ये बात है, तो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, सिंपल सा। तो कंटेनर क्रस्ट, ठीक है, अब यहाँ पे कि वाई कंटेनर क्रस्ट इज रिचर इन सिल्का। ठीक है, सिल्का में रिचर क्यों होता है, तो पहले समझते हैं। ठीक है, कि जो ओशनिक क्रस्ट होता है, जो मैफिक होता है, डेंस होता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, सबडक्ट होता है। सबडक्ट होता है तो पार्शियल मेल्टिंग होता है। ठीक है, ये मेंटल है जो अपना हाई डेंसिटी का। ओके, तो यहाँ से मेल्टिंग होगा और मेल्टिंग होके जो सिल्का रिच होता है, ठीक है, जो फेल्सिक होता है वो मेल्ट करता है। ठीक है, पार्शियल मेल्टिंग होता है, लो मोल्टिंग वाटर होता है। सिल्का रिच जो मटेरियल्स होते हैं वो पहले मेल्ट कर जाते हैं और वो ऊपर की तरफ राइज कर जाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ राइज कर जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, वो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में है, तो वहाँ पे वो बायोन्ट एक्टिवेशन होता है, मतलब वो हल्के हो जाते हैं तो ऊपर की तरफ वो आना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो आके हमारे क्रस्ट जो कॉन्टिनेंटल लेयर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उसमें आके वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, और जो मैफिक होता है, ओशनिक क्रस्ट होता है, वो डेंस होता है और थिनर होता है और उसमें सिल्का कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि बहुत समय लगता है चीज़ों को फॉर्म होने में, क्योंकि सबडक्ट हुआ तो पार्शियल मेल्टिंग हुआ, पार्शियल मेल्टिंग में जो लो डेंसिटी की चीज़ें थी, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट था मेनली सिल्का रिच मटेरियल्स का, वो मेल्ट हो गया और वो ऊपर की तरफ बायोन्ट एक्यूमुलेशन हो गया, मतलब ऊपर की तरफ चले गया। ठीक है, जो भारी था वो नीचे ही रह गया मेल्ट करके माधवी। तो ये होता है। नेक्स्ट, विच मिनरल इज मोस्ट स्टेबल अंडर द इंटेंस ट्रॉपिकल वेदरिंग। और बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल वेदरिंग होता है तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कैओलिनाइट। ठीक है, कैओलिनाइट, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल कंडीशन में क्या होता है, हॉट होता है एक तो, और हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर, ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो माइका होता है उस क्लाइमेट में माइकाज होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और कायोलाइनाइट बनते हैं। ठीक है, और एक मतलब स्ट्रॉन्ग लीचिंग को ये
ठीक है, मतलब विथ स्टैंड कर सकते हैं, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक, और जो फेल्सपर है, ओलिवाइन है, पायरोक्सिन है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जल्दी रैपिडली वेदर कर जाते हैं। ठीक है, इंटेंस वेदरिंग में ये स्टेबल नहीं रह पाते, तो सही आंसर क्या है, कैओलिनाइट। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लैटराइटिक सॉइल्स आर प्राइमरली फॉर्म ड्यू टू। जो लैटराइटिक सॉइल बनते हैं वो क्यों बनते हैं, कैल्सिफिकेशन के कारण, पॉडुलाइजेशन के कारण, लैटराइजेशन के कारण, ठीक है, ग्लेजिएशन के कारण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, लैटराइजेशन के कारण, लैट्रिक सॉइल लैटराइजेशन। ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो जो क्या होता है लैटराइजेशन, क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग लीचिंग होता है सिलिकाज के और बेसिस का, ठीक है, जो बेस होता है उसके अंदर, तो उसके बाद क्या होता है ना कि जो आयरन होता है और अल्मीनियम ऑक्साइड होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो ये ह्यूमिड जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, वहाँ पे लैटराइटिक सॉइल बनता है। ठीक है, और जो कैल्सिफिकेशन है ये एरिड इन्वायरमेंट में बनता है, सेमी एरिड रीजन में, सेमी एरिड कह सकते हैं, सेमी एरिड रीजन टू रेडी एरिड रीजन्स में। ठीक है, तो वो कैल्सिफिकेशन होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और पॉडुलाइजेशन होता है तो वो जहाँ पे एसिडिक लीचिंग होती है ना कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में, ठीक है, तो वहाँ पे ये बनता है पॉडुलाइजेशन। ठीक है, एस ग्रे, यहाँ पे जो ई होराइजन होता है ना सॉइल का वो एस ग्रे हो जाता है, तो जो टेम्परेट एरिया है ना उसमें होता है। और जो ग्लेजिएशन है तो ये वाटर लॉक्ड कंडीशन में होता है। ठीक है, जो कोल्ड और वेट एरियाज हो वाटर लॉक्ड हो, ठीक है, तो ये और ऊपर जैसे ये बॉक्स हो गए और इस तरह के जो रीजन होते हैं ना वाटर लॉक्ड, तो उसमें ये इस तरह के सॉइल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वही दिया हुआ। तो लेटराइजेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कि बहुत बारिश होता है तो रेन क्या करता है, बारिश हुआ हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर है, तो जो टॉप सॉइल है ए होराइजन है उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो लीच कर जाते हैं। ठीक है, सॉल्युबल जो मिनरल्स और सिलिका है वो लीच कर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो बी होराइजन में आयरन और अल्यूमिनियम ऑक्साइड जो इनसॉल्युबल होते हैं वो आके, ठीक है, एक्युमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, बीच में, और जो बाकी रहते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सब लीच कर जाते हैं। ठीक है, तो ये और नीचे चले जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, अल्मीनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के कारण ही रेडिश कलर मिलता है, जो सॉइल को हम देखते हैं रेड रेड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, तो वो उसके कारण से होता है, और आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और इसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते, देखो ये नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फेट, ये सब लीच आउट कर जाते हैं और नीचे चले जाते हैं जहाँ से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्टिकल ग्राउंड वाटर मूवमेंट इन एन अनकन्फाइंड एक्यूफर इज कंट्रोल्ड मेनली बाय। जो वर्टिकल ग्राउंड वाटर मूवमेंट है एक अनकन्फाइंड एक्यूफर है, तो उसमें कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा मेनली कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जो वर्टिकल ग्राउंड वाटर मूवमेंट होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है, मूवमेंट इन अनकन्फाइंड, ध्यान देना है कि अनकन्फाइंड एक्यूफर है, तो मेनली किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पोरोसिटी द्वारा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के द्वारा, कि एक्यूफर थिकनेस के द्वारा, कैपिलरी राइज के द्वारा। तो सही आंसर है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के द्वारा। ठीक है, जो वर्टिकल फ्लोज है हमेशा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के द्वारा क्या बोलते हैं, मेनली कंट्रोल किया जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के द्वारा। ठीक है, और जहाँ तक पोरोसिटी की बात है, अगर बात करें सही आंसर, तो पोरोसिटी जो है ना वो स्टोरेज को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये ड्राइविंग फोर्स नहीं है। और एक्यूफर थिकनेस तो भाई ये तो टोटल फ्लो वॉल्यूम जो है वो कितना होना चाहिए उसके उसको ये निर्धारित करता है। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर, वर्टिकल ग्राउंड वाटर मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और जो कैपिलरी राइज है, तो ये तो अनसेचुरेटेड जोन होते हैं, वहाँ पे ये वाटर जो अपवर्ड राइज करता है, तो वहाँ पे ये बोलते हैं। ठीक है, ये मेन कंट्रोल नहीं है वर्टिकल फ्लो का। ठीक है, सैचुरेटेड एक्यूफर्ट्स में, तो इसका सही आंसर है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड जोन है, सैचुरेटेड जोन है, वर्टिकल ग्राउंड वाटर मूवमेंट है। ठीक है, तो उस ये किनली कंट्रोल किसके द्वारा आता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। ठीक है, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला है चेंज इन हेज इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें डिफरेंस इन हाइड्रोलिक हेड क्या है, यहाँ पे हाइयर हेड, पॉइंट ए पे हाइयर हेड है, पॉइंट बी पे लोअर हेड है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बन गया ना।
तो वही है, ठीक है, ये डार्सी लॉस के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। और वाटर कैसे मूव करता है, हायर एनर्जी मतलब हायर हेड टू लो एनर्जी लोअर हेड की तरफ, ठीक है, स्टीपर द ग्रेडियंट द फास्टर द वर्टिकल फ्लो, ठीक है। तो वाटर ए से बी की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट जो बनेगा ना, स्लोप स्लोप जो, उसी को ग्रेडियंट बोलते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव जियोफिजिकल मेथड फॉर लोकेटिंग ग्राउंड वाटर फीचर्स फ्रैक्चर्स इज, ये ग्राउंड वाटर फ्रैक्चर्स को लोकेट करना है तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव जियोफिजिकल मेथड क्या है, ग्रेविटी मेथड है कि मैग्नेटिक मेथड है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड है, या रेडियोमेट्रिक मेथड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है क्या होगा, तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड, ठीक है। इसके थ्रू हम पता करते हैं कि ग्राउंड वाटर फ्रैक्चर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। फ्रैक्चर क्या होते हैं, तो ग्राउंड वाटर फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा वाटर फील्ड जो जगह होता है, जैसे ये ज़मीन के अंदर ज़मीन है और फ्रैक्चर है, सपोज एक एम्प्टी स्पेस आ गया फ्रैक्चर के कारण रॉक्स में, तो उसमें पानी भर गया, ठीक है, तो वो हमारा हो गया, क्या हो गया, तो उसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर फ्रैक्चर्स, ठीक है। उसको पता लगाने का क्या तरीका है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्वे करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, ओके। ग्रेविटी मेथड है लार्ज डेंसिटी, ठीक है, मतलब लार्ज डेंसिटी ऑफ वाटर है तो उसको पता करने के लिए, ठीक है, उसके लिए सही है। लेकिन जैसे नैरो फ्रैक्चर से पतला से इतना फ्रैक्चर हो गया रॉक्स में, उसमें पानी है कि नहीं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड ही काम करता है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक मेथड है ये तो मैग्नेटिक मिनरल्स के लिए यूज होता है, ना कि इसके लिए। और रेडियोमेट्रिक मेथड है तो ये तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और, ठीक है, के लिए इस्तेमाल होता है, इसका तो कोई खास यूज नहीं है। तो ये है रेजिस्टिविटी मेथड, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टिव यहाँ पे दोनों साइड प्लस में तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, बीच में वाटर है, ठीक है, लो रेजिस्टिविटी जोन, ठीक है, वाटर फील्ड जो फ्रैक्चर्स है वो लो रेजिस्टिविटी जोन हो जाएगा, और जो हमारा रॉक्स है वो हाई रेजिस्टिविटी जोन है, तो ये आपस में मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है, ठीक है, कि मतलब ये हमारा क्या है कि वो यहाँ पे कंडक्ट करने लगेगा ना इलेक्ट्रिसिटी वाटर में, तो लो रेजिस्टिविटी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो पोटेंशियल एक्विफर हो सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे बनता है वो उसका, ये बाद में ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है। जो सॉलिड रॉक होता है इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, लेकिन वाटर क्या है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जो मिनरल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से वो मैप कर लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ तक तो नहीं जा रहा था, इसके आगे तो भाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दिख रही है, तो हो सकता है कि वो, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस टाइम ऑफ एन एलिमेंट इन द ओशन इंक्रीजेज व्हेन, जो ओशन में रेजिस्टेंस टाइम होता है, ठीक है, किस चीज़ का, जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ये सब होते हैं, ठीक है, तो वो इंक्रीज करता है कब, ठीक है, कि इनपुट रेट इंक्रीजेज, रिमूवल रेट डिक्रीजेज, बायोलॉजिकल अपटेक इंक्रीजेज, वेदरिंग इंक्रीजेज, तो इसका सही है रिमूवल रेट डिक्रीजेज, तो रिमूवल रेट डिक्रीज करता है, ठीक है, तो रेजिडेंस टाइम किसी भी एलिमेंट का ओशन में इंक्रीज करता है, ठीक है। तो रेजिडेंस टाइम जो होता है ना, वो इक्वल टू होता है अमाउंट इन रिजर्वायर, ठीक है, अमाउंट इन मतलब कोई भी रिजर्वायर में, सपोज यहाँ पर ओशन लिए हैं, डिवाइडेड बाई, ठीक है, रिमूवल रेट, ठीक है, रिमूवल रेट कितना है, ठीक है। अगर रिमूवल स्लो हो जाए, ये स्लो हो जाए, ये कम हो जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर कम हो जाए, तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस टाइम इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जैसे अगर इनपुट रेट बढ़ जाए, ठीक है, तो मोर इनपुट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस टाइम क्या होगा, ठीक है, वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल अपटेक अगर बढ़ जाए तो फास्टर रिमूवल होगा, तो फिर से हमारा रेजिस्टेंस टाइम घट जाएगा, और वेदरिंग इंक्रीज हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट आएगा, ठीक है, उसके कारण का रेजिस्टेंस टाइम और घट सकता है, क्योंकि फिर रिमूवल भी होगा ना तेजी से। ये सिंपल सा है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस टाइम टोटल इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाई रिमूवल रेट, ठीक, सिनेरियो में हाई रिमूवल रेट समझते हैं, इनपुट आ रहा है रिवर रन ऑफ या जो भी स्ट्रीम से, ठीक है, और बायोलॉजिकल अपटेक सेडिमेंटेशन ही और रिमूवल रेट फास्टर है, तो शॉर्टर टाइम है, ठीक है, इंक्रीज रिमूवल इक्वल टू फास्टर एग्जिट, ठीक है। जैसे कि आयरन है रैपिडली यूज बाय मैरिन लाइफ है, तो उसका रेजिडेंस टाइम बहुत कम होता है। दूसरा सिनेरियो देखते हैं डिक्रीज रिमूवल रेट, ठीक है, लॉन्गर रेजिडेंस टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या इनपुट आया और इसमें
डिक्रीज होगा रिमूवल रेट। क्यों? क्योंकि लो बायोलॉजिकल डिमांड है या फिर स्लो बरियल है, तो उसके कारण स्लोअर एग्जिट होगा रिजर्वायर से। ठीक है, जैसे कि सोडियम है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक डिजोल्व रहता है, क्योंकि उसको कोई लेने वाला ही नहीं है, वहाँ से हटाने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि रेजिस्टेंस टाइम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिमूवल रेट के। अगर रिमूवल रेट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस टाइम कम होगा, रेजिस्टेंस अगर रिमूवल रेट स्लो होगा तो रेजिस्टेंस टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, स्लोअर रेट के कारण, जैसे सोडियम में स्लोअर रेट के कारण जो एलिमेंट्स होते हैं ओशन में लंबे समय तक रहते हैं। नेक्स्ट, विच लैंडफॉर्म इज टिपिकल ऑफ ए एरिड रीजन? इसमें से कौन सा एरिड लैंडफॉर्म है? ड्रमलिन तो नहीं हो सकता, हाँ इंसलबर्ग। ठीक है, तो सही आंसर इंसलबर्ग। ठीक है, इंसलबर्ग क्या होता है? आइसोलेटेड हिल जैसे शेप होते हैं, ठीक है, जो कि प्लेन के ऊपर से निकलते हैं एरिड लैंडस्केप में। ठीक है, जो फिजॉर्ड्स हैं ये भी नहीं है, स्कर है ये भी नहीं है। ठीक है, और डमलिन हो गया, फिजॉर्ड हो गया, ठीक है, डमलिन हो गया, स्कर हो गया। ठीक है, ये सब तो ग्लेशियल डिपोजिशन फीचर है। और जो फिजॉर्ड हो गया, ठीक है, ग्लेशियल वैली का जो ग्लेशियल वैली जो इरोजनल फीचर है, जिसमें आके बाद में वाटर और क्या बोलते हैं ग्लेशियर्स जम जाते हैं, तो ये तो नहीं है, तो इसका इंसलबर्ग है। ठीक है, तो एक नज़र देख लेते हैं क्या क्या लैंडफॉर्म होते हैं। एडिड रीजन में क्या होता है? सैंडूल्स होता है जिसमें बारकन्स होता है, सीफ स्टार शेप्ड होता है, और मोबाइलो डायनेमिक होता है, जैसे मोबाइल डायनेमिक मतलब हवा बहता है तो उस हिसाब से बदलते रहता है। ठीक है, फिर है लोएस्ट डिपोजिट्स, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, लोएस्ट होता है, ठीक है, ये फाइन ग्रेन जो विंड ग्रोन डस्ट होता है वो आके डिपोजिट हो गया। फिर है, ठीक है, यादांश, ठीक है, यादांश हो गया, तो वो भी होता है। फिर जो वाटर ड्रिवन कुछ कुछ होते हैं जैसे कि वाडीज, ठीक है, तो वो कोई छोटा सा चैनल कोई बरसात में आ गया फ्लैश फ्लड में, तो उसके कारण वो बन गया एक। फिर अलुवियल फैन होता है, वो बन गया। ठीक है, फिर पलायाज हो गए, जो कि क्या होता है, जो सॉल्ट बेड हो जो लेक है, ठीक है, वो ड्राइड अप हो गया, तो उसके कारण जो सॉल्ट पैंस बन जाते हैं वाइट 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 वाइट। ठीक है, और फिर ये अपना इरोजन के कारण और भी चीज़ बनती है, जैसे कि पीडीमेंट्स बनते हैं, फिर मेसाज और बूटेस बनते हैं। ठीक है, तो ये सब भी वहीं के हैं। ठीक है, मेसाज बड़े होते हैं, बूटे छोटे होते हैं, बस कि भाई इरोजन इरोजन हो रहा है, बीच में एक ऐसा रॉक का लेयर आ गया जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट है, तो वो भाई उसको छोड़ के साइड में सब इरोजन होने हो गया। ठीक है, तो वो रह गया तो वो एक ऐसा बन जाता है। ठीक है, कोस्टल का भी देख लेते हैं, अब देख ही रहे हैं तो कोस्टल का भी देख लेते हैं और भी देख लेते हैं। सी क्लिफ, ठीक है, सी क्लिफ बनते हैं स्टीप वर्टिकल रॉक फेस फॉर्म बाय वेव इरोजन, सी क्लिफ बनता है, इरोज कर करके इतना। फिर सी आर्च हो गया कि बीच में जो अगर सपोज कि ये ग्रेनाइट का बना हुआ है ये वाला एरिया, और ये बीच में ऐसा रॉक था जो कि कैल्शियम का था, सपोज कैल्शियम या लाइमस्टोन कह सकते हैं, तो लाइमस्टोन वाटर के इरोजन के कारण, वेव इरोजन के कारण ये कट गया, तो फिर ब्रिज स्ट्रक्चर बन गया। फिर सी स्टैक है कि आइसोलेटेड रॉक प्लेयर बना कि, ठीक है, बाकी जो सी आर्च है जैसे ये कोलैप्स कर गया, ये टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही बचेगा, ये तो अलग पोर्सन हो गया, तो ये बच गया, इसको सी स्टैक बोलते हैं। फिर क्या, बीच पे जो बीच बनते हैं जो कोस्टल एरियाज में, तो वो एक्यूमुलेशन के कारण बनता है, ये जो पेबल्स है सैंड्स है वो एक्यूमुलेट होता है। फिर स्पीड बनता है, जो एक्सटेंडेड स्टेज होता है ना बीच का, ये समुद्र की तरफ आ गया तो वो हो गया स्पीड। और टोम्बोलो हो गया कि सैंड बार है, एक छोटा सा सैंड बार है जो कि कनेक्टिंग आइलैंड टू, जैसे मेनलैंड है और एक आइलैंड है ये, ठीक है, और ये मेनलैंड है, इसको कनेक्ट करने के बीच में सैंड बार आ गया तो उसको टोम्बोलो बोलते हैं। तो ये सब वहाँ के ध्यान रखना है, वैसे ही तो इतना नहीं पूछेंगे लेकिन कोई भरोसा नहीं, बट ये पूछ सकते हैं कि कौन सा कहाँ का है, ये आए हुए हैं इस तरह के सवाल। फिर ग्लेशियर में देख लें तो एक सर्क होता है, ठीक है, तो बोल शेप्ड होता है, ठीक है, ग्लेशियर के हेड पे सर्क। फिर यू शेप्ड वैली होता है, ये इरोजनल देख रहे हैं, ये जो ग्लेशियर इसमें से इसमें बहा तो पूरा ये इरोड कर देगा। ठीक है, कि यू शेप, ठीक है, और रिवर में क्या होता है वी शेप्ड वैलीज होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि वो रिवर बहुत फास्ट मूव करती है तो ऐसे कट करती है, और ग्लेशियर थोड़े स्लो मूव करते हैं और थोड़ा बल्क होता है, हेवी होता है, तो ऐसे इरोड करते हैं। ठीक है, फिर हॉर्न और एरेटे होते हैं, शार्प पीक जो होते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मोरैंस होते हैं। ठीक है, मोरैंस जो ग्लेशियर जो एक्यूमुलेट करता है, जो ग्लेशियर डेब्रिस होते हैं वो टर्मिनल हो सकता है, मतलब ग्लेशियर जहाँ खत्म हुआ यहाँ पे डिपोजिशन हो सकता है, या साइड साइड में भी डिपोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड, इसमें छोटे छोटे बड़े बड़े रॉक्स भी हो सकते हैं। फिर ड्रमलिन हो गया, ठीक है, और इस्कर हो गया, तो इस्कर हो गया। ठीक है, इस जो सब ग्लेशियल स्ट्रीम थी उसके द्वारा
जो सेडिमेंट डिपॉजिट किए गए थे वो जैसे जैसे बहती गई उसके दोनों साइड डिपॉजिट की गई, तो एक रिज टाइप बन जाता है। ठीक है, सिंपल सा समझना है कि जैसे ये ग्लेशियर जा रहा है इधर से, तो दोनों साइड जमा करते गए, तो ये अभी रिज टाइप बन गया है। ठीक है, ग्लेशियर तो खत्म हो गया बट ये सेडिमेंट्स तो रह गए ना, ये ऐसे रिज हो गया, तब जब बाकी एरिया से ऊंचा हल्का सा। ठीक है, फिर है कास्ट लैंडफॉर्म्स। कास्ट लैंडफॉर्म में आ गए, ठीक है, तो सिंकहोल बनता है कि भाई जो डिप्रेशन फॉर्म बाई कोलैप्स ऑफ सरफेस लेयर और डिसोल्यूशन, कि भाई ये मतलब सपोज कि ये जो लेयर था वो बना हुआ था क्या, नीचे का लेयर तो कैल्शियम से बना हुआ था ना, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन से जिप्सम से। ठीक है, तो वो पिघल गया तो उसके कारण ये सिंकहोल बन गए, डोलाइन हो गए। ठीक है, फिर ये पॉल्जे बनता है। ठीक है, ये एक बहुत ही फ्लैट फ्लोर डिप्रेशन ऑफन विद द इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, कि पॉल्जे हो गया कि यही जब बड़ा हो जाता है ना तो वो पॉल्जे हो जाता है। फिर लाइमस्टोन पेवमेंट बोलते हैं, जो एक्सपोज रॉक्स होते हैं ना उसमें ये फटे फटे से हो जाते हैं। ठीक है, बीच में गैप दरारें हो जाती हैं। ठीक है, जो फीसस होते हैं जो कि ग्राइक्स बोलते हैं और ब्लॉक्स होते हैं उसको क्लेंट्स बोलते हैं। इसकी में क्या होता है, कई बार कि इसमें अगर आप गिर जाओगे ना तो भाई कई बार फंस जाते हैं, मौत का कारण भी बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो ये बहुत सारी पाई जाती हैं, खासकर टेम्परेट रीजन में, ऐसे लाइमस्टोन वाले जो रीजन है टेम्परेट में, वहाँ पे ये चीज़ बहुत देखने को मिलता है। फिर है सब, फिर है केव। केव बनता है कैसे कि अंडरग्राउंड जो वाइड है, ठीक है, वो डिजॉल्व हो गया रॉक तो खाली बन गया। फिर ठीक, फिर स्टैलेसाइट और स्टैगमाइट हो गए। स्टैलेसाइट स्टैगमाइट बनते हैं डिपॉजिट, मिनरल डिपॉजिट से। ठीक है, इसको स्पीलियोथिम्स भी बोलते हैं, ड्रिपिंग वाटर के कारण जो ऊपर से पानी टपक रहा था, तो ये टपकने में मिनरल्स भी होते साथ में जो कैल्शियम है, तो धीरे धीरे छोटा 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 डिपॉजिट होते होते नीचे का, और नीचे जो टपक रहा है वो भी थोड़ा धीरे 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 ऐसे बढ़ा। फिर अंडरग्राउंड रिवर्स होते हैं, स्प्रिंग होते हैं, तो हमें पता ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सुनामीज आर मोस्ट कॉमनली जनरेटेड बाई, सुनामीज होते हैं मोस्ट कॉमनली किसके द्वारा जनरेट किए जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा, सबमरीन अर्थक्वेक्स के द्वारा, साइक्लोन्स के द्वारा, लैंडस्लाइड के द्वारा। तो सही आंसर है सबमरीन अर्थक्वेक्स के द्वारा। ठीक है, ये अंदर में जब अर्थक्वेक आता है तो पूरे वेव्स जनरेट होते हैं, वेव्स जनरेट होते हैं, तो उसके कारण सुनामी आ जाता है। और सुनामी मोस्टली सबमरीन अर्थक्वेक्स कहाँ पे होते हैं, तो सबडक्शन जोन के पास होते हैं। ठीक है, मोस्टली जैसे ये होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सबडक्शन जोन है, ये सडन स्लिप हुआ, प्लेट थोड़ी तेजी से हिली, टकराए टकराए तो वाइब्रेशन जनरेट हो गए। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, सी फ्लोर और वाटर कॉलम उसके ऊपर भी, वो भी तो उसमें भी तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा तो वो भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये रिपल की तरह इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो दोनों साइड जाएंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी लिए हुए, और जब ये स्लो डाउन होगा कोस्टल के पास तो हाइट में आपको पता ही है कि वो बढ़ते जाता है। और फिर क्या होगा, सोलिंग होगा, मतलब सोलिंग बढ़ते जाएगा और इंडेंटेशन होगा, कि ये पानी अंदर तक शहरों तक चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है ना अंडरग्राउंड वोल्केनिक अगर रिकॉर्ड करते हैं सबडक्शन जोन में, तब वार्निंग आ जाती है कि भाई सुनामी आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा आए। ठीक है, अगर ज़्यादा सैलो लेवल पे है ना वोल्केनिक, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने का, अगर अर्थक्वेक जो सबडक्शन जोन सैलो में है तो। नेक्स्ट हमारा अससन रीजन देखते हैं। अससन क्या है, केमिकल वेदरिंग रेट्स आर हायर इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, तो ये तो सही है कि केमिकल वेदरिंग रेट सही होता है, हाइयर होता है ट्रॉपिकल रीजन, सही बात है। हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल इनहेंसेस केमिकल रिएक्शंस, ये भी सही बात है। तो सही आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड आर असर्शन और रीजन ट्रू है, और आर आर एक्सप्लेन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि केमिकल वेदरिंग टॉपिक्स में ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वार्म और वेट कंडीशन होता है, और जो हाई टेम्परेचर रेनफॉल होता है तो उसको भाई एक्सेलरेट करता है लीचिंग को। ठीक है, तो यही है केमिकल वेदरिंग है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, हाइड्रोलाइसिस होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, और कार्बोनेशन डिसोल्यूशन होता है, ये सब क्यों, क्योंकि वहाँ पे हवा पानी वैसा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ट्रॉपिकल में क्या होता है, हॉट और ह्यूमिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट सबसे ज़्यादा होगा इंटेंस। ठीक है, वेदरिंग सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे डोमिनेंस जो हाइड्रोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन है। फिर टेम्परेट में क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन भी कम होता है, तो यहाँ पे रेट मॉडरेट होगा। एरिड में क्या होता है कि भाई टेम्परेचर तो ठीक है, वेरिएबल है, बढ़ रहा है घट रहा है सब कुछ है, लेकिन ठीक है, एरिड और सेमी एरिड में प्रेसिपिटेशन तो बहुत कम है,
तो वहाँ पे लिमिटेड वाटर है तो कुछ होता ही नहीं, मोस्टली फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग उतना होता भी नहीं। और पोलर टुंड्रा में तो भाई एकदम ठंडा ठंडा टेम्परेचर है और पानी भी बहुत कम है, तो यहाँ पे और सबसे स्लोएस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर फ्रोजन है, मिनिमल रिएक्शन हो रहा है, और फिजिकल जो फ्रीज और थॉ होता है ना, मतलब जमना फिर गलना, जमना गलना, तो वो डोमिनेट करता है। तो उसके कारण तो, और वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है आज के डेट में, ग्लोबल वार्मिंग के कारण चीज़ें बदल रही हैं, अब ये प्रोमिनेंट हो रहा है ये जो वेदरिंग इस तरह का, फ्रीजिंग और थॉइंग के कारण। लेकिन पहले उतने वेदरिंग, अब धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ना, तो वो वेदरिंग और थॉइंग, सॉरी फ्रीजिंग और थॉइंग ज़्यादा हुआ, तो उसके कारण से अब ये चीज़ें डोमिनेट कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। अब फिर नेक्स्ट अससन रीजन, अससन क्या है, बसाल्ट वेदर्स फास्टर देन ग्रेनाइट इन ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, बसाल्ट वेदर्स विदर्स बसाल्ट विदर्स फास्टर देन ग्रेनाइट इन ह्यूमिड क्लाइमेट, की ह्यूमिड क्लाइमेट में जो बसाल्ट है जल्दी जल्दी टूटता है, ठीक है। रीजन क्या दिया गया, बसाल्ट कंटेन्स मोर फेरो मैग्नीशियन मिनरल्स, ठीक है, बसाल्ट कंटेन्स मोर फेरो मैग्नीशियन मिनरल्स, ठीक है। तो ये सही है कि जो ग्रेनाइट है, बसाल्ट वेदर जो बसाल्ट फास्टर वेदर करता है ग्रेनाइट के मुकाबले ह्यूमिड क्लाइमेट में, क्यों, क्योंकि बसाल्ट में ज़्यादा फेरो मैग्नीशियन मिनरल्स है, ठीक है, जैसे कि ओलिवाइन है, पायरोक्सिन है, ये सब फेरो मैग्नीशियन मिनरल्स है, तो उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिसके कारण कि जो बसाल्ट होता है लेस स्टेबल होता है और जल्दी वेदर करता है, ठीक है, जल्दी टूटता है, ठीक है। और जो ग्रेनाइट होता है उसमें, ठीक है, उसमें ज़्यादा क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज ज़्यादा स्टेबल है, जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अससन रीजन, कन्फाइंड एक्यूबर्स में प्रोड्यूस फ्लोइंग आर्टिसन वेल्स, ठीक है, ये कन्फाइंड एक्यूबर्स हैं वो फ्लोइंग आर्टिसन वेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर इज अंडर अंडर प्रेशर इन कन्फाइंड एक्यूपर्स, ठीक है, कन्फाइंड मतलब कि जो कहीं से आउटलेट नहीं है, तो उसमें क्या हो गया, तो उसका सही आंसर क्या है, तो दोनों सही है कि ग्राउंड कन्फाइंड एक्यूपर्स, ठीक है, फ्लोइंग आर्टिसन वेल्स को मतलब प्रेशर के कारण फ्लोइंग आर्टिसन वेल को प्रोड्यूस कर सकता है, सही बात है। और ग्राउंड वाटर जो कन्फाइंड एक्यूपर्स में होता है, प्रेशर में होता है, तो ये भी सही बात है, ठीक है, दोनों चीज़ें सही है, क्योंकि दो लेयर के बीच में फंसा हुआ है ना, तो ये है आर्टिसन रोल, आर्टिसन वेल्स, ठीक है। तो रिचार्ज एरिया हो गया हायर एलिवेशन पे, जो बारिश से अपना हो रहा है, ये ग्राउंड सरफेस है हमारा, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस लेवल प्रेशर है, ठीक है, ये जो लाइन दिखा रहा है। अब क्या होता है कि एक इम्परमिएबल लेयर है इसमें, ये कॉन्फाइनिंग बेड एक्विटार्ड, ठीक है, और यहाँ भी एक इम्परमिएबल है, उसके बीच में ये कॉन्फाइंड एक्विपर से पानी फंसा हुआ है, ठीक है, बहुत ही प्रेशर में, क्योंकि प्रेशर है भाई, इस लेयर का प्रेशर है, नीचे से जा नहीं सकता, ऊपर जा नहीं सकता, तो प्रेशर है, ठीक है। क्यों, ग्राउंड वाटर इज अंडर प्रेशर ड्यू टू कन्फाइंड एंड एलिवेशन हेड, तो अब क्या होगा, कहीं से भी अगर आउटलेट लेंगे, कहीं भी थोड़ा भी छेद करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर अपने आप भी कहीं से अगर फ्रैक्चर हल्का भी मिला, तो ये फ्लोइंग आर्टिसन वेल, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ग्राउंड है वो पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस से नीचे है, जो लेयर है ये जो हम बनाए हैं, यहाँ से जो रिचार्ज एरिया के एलिवेशन से नीचे है, ठीक है, अगर ये देखें तो इससे नीचे है, तो ये वाटर फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल से समझना है कि प्रेशर में है तो इसको कहीं आउटलेट चाहिए था, आउटलेट चाहिए तो अगर जहाँ भी ऊपर की तरफ स्पेस मिलेगा, तो ये यहाँ पे, ठीक है, ये खुद के, ये जो वाटर यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉन्फाइंड है, उसके कारण ये प्रेशर में, प्रेशर के कारण जैसे होता है ना, दो चीज़ का आप, जैसे आप प्रैक्टिस इसका देख सकते हो प्रैक्टिकली तरफ कि दबाओगे तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना ये, तो दोनों साइड से है, वो नीचे जा नहीं सकता, ऊपर जा नहीं सकता, तो कहीं भी हल्का सा ब्रेकेज मिलेगा, या फिर आप ड्रिल करोगे तो वहाँ से नेचुरली वाटर राइज कर जाता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट असर्शन रीजन कि अल वीकेंस द इंडियन समर मानसून, इंडियन समर मानसून को अल वीकेंस करता है, रीजन अल डिस्टर्ब्स वाटर सर्कुलेशन, ठीक है, तो अल वीकेंस द इंडियन समर मानसून, सही बात है, ठीक है, समर मानसून में अल को वीकेंस करता है, ठीक है। और दूसरा है कि अल डिस्टर्ब्स वाटर सर्कुलेशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि प्रेशर पैटर्न सब कुछ बदल देता है, कैसे, तो उसको देखते हैं। तो इसका सही आंसर दोनों सही है, ठीक है, असर्शन रीजन दोनों, ठीक है। तो अल ये देखते हैं, अल नीनो जो है, ठीक है, जो वार्म फेज होता है, और ला नीना क्या होता है, कूल फेज होता है, मोस्टली इंडिया अभी इससे मतलब सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो अल नीनो, अल नीनो क्या होता है, तो अल नीनो जैसे नॉर्मल फेज में अगर हम देखें, ठीक है,
तो नॉर्मल जब अल्नीनो लानीना नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि ये एरिया ना कूल होता है और ये हॉट होता है। यहाँ से हवाएं राइज करती हैं और यहाँ से ये जाता है वो, ठीक है, क्योंकि खाली जगह हो गया तो यहाँ से स्लोप बन जाएगा तो जाएगा ही। तो यहाँ पे ये, ठीक है, नॉर्मल में ये कोल्ड होता है, ठीक है, ये कोल्ड हो गया, सी लिख दिया, ये वार्म हो गया, क्योंकि यहाँ से हवाएं राइज करती हैं तो यहाँ से ये जो है हवाएं इधर जाती हैं और यहाँ पे पूरा अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। उसके कारण यहाँ से अपवेलिंग होता है, अपवेलिंग होता है तो न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है, यहाँ से पानी इधर चला गया, स्लोप है क्योंकि यहाँ का पानी, ठीक है, डेंसर लाइटर की तरफ जाएगा, ठीक है, इधर आ गया। अब यहाँ पे ठंडा पानी यहाँ पे खाली हो गया तो नीचे से पानी अब आएगा, अपवेलिंग होता है, अपवेलिंग होगा तो नीचे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब आते हैं, वो सब आते हैं तो इस एरिया, इस जो हमारा जो क्या बोलते हैं, इस जो ये कोस्ट है हमारा जो, तो इस पे क्या होता है कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन में इस कोस्ट पे पूरा अच्छा खासा न्यूट्रिएंट रिच आ गया, न्यूट्रिएंट रिच वाटर आता है तो उसके कारण मछलियाँ आती है, बहुत अच्छी फिशिंग ये सब कुछ होता है, तब कुछ दुनिया अच्छे से चलती है। लेकिन अल नीनो फेज में क्या होता है कि वार्म फेज, ठीक है, यहाँ पे ये होता है गर्म हो जाता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है ट्रेड विंड वीकन हो जाती है। वार्म वाटर क्या होता है ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ गर्म का, ठीक है, उसके बाद क्या होता है जो कन्वेक्शन है उसमें शिफ्ट ईस्टवर्ड हो जाता है, ठीक है, और वाकर सर्कुलेशन जो नॉर्मल में कंडीशन बताया वो डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है, कि अब गर्म ही पानी है, ठंडा की जगह इधर गर्म आने लगा, ये एरिया गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो यहाँ से अपवेलिंग नहीं होगा, न्यूट्रिएंट रिच वाटर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट होता है कि जैसे वीकेंड वीकेंड जब शिफ्टेड कन्वेक्शन हो जाता है, ठीक है, कि ये जो नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था और यहाँ पे क्लाउड बनना चाहिए था, वो यहाँ नहीं बनता, वो बीच में कहीं बनता है या फिर यहाँ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे कई बार फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, वैसे ये एरिड रीजन है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अमेरिका में इंक्रीज रेन हो जाता है, फ्लडिंग हो जाता है साउथ साउथ वेस्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वार्म अपने साथ, जब ये सिंपल से याद रखना है कि जब वार्म हवाएं रहेंगी तो अपने साथ ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करती हैं, कोल्ड हवा में मॉइस्चर कम होता है, ठीक है। फिर एशिया में क्या हो गया, ड्रॉट कंडीशन हो गया, क्योंकि उधर से इधर आ गया। इंडिया में मानसून वीक हो गया, क्यों, क्योंकि ये आगे इंडियन ओशन डाइपोल इसके साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। मरीन लाइफ क्या हो गया कि रिड्यूस्ड अपवेलिंग हो गया, फिशरीज डिक्लाइन, फिश मछलियाँ कम हो जाती है। ये अल्निनो है। ला नीना में क्या होता है कि ये ठंडा से और ठंडा हो जाता है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, ये समझना है कि क्या होता है, जैसे कि ट्रेड विंड्स होती हैं, यहाँ आती हैं, सिंकिंग में होता है, ड्राई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये अपर फ्लो का हम बता रहे हैं, ठीक है, अपर एयर फ्लो यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ पर हवाएं राइज होती हैं, नॉर्मल नॉर्मल फेज का ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हवाएं राइज होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बारिश होता है, ठीक है, नॉर्मल फेज का बताया गया। उसके बाद इनहैंस जो लानिना फेज है उसमें क्या होता है, जो कि मतलब जो नॉर्मल फेज का ही इनहैंस्ड वर्जन होता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं और ज़्यादा, ठीक है, हो जाती है स्ट्रेंथ, ठीक है, यहाँ से और ज़्यादा ये इधर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, तो वार्म वाटर पाइल होता है वेस्ट पे, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होता है तो उसके कारण ज़्यादा बारिश होता है, ज़्यादा बारिश क्या होता है तो उसके कारण क्या होगा कि जो साउथ साउथ वेस्ट और, ठीक है, साउथ वेस्ट और साउथ जो अमेरिका होता है, ठीक है, वो ड्राई हो जाता है और नॉर्थ अपना तो जो नॉर्मली चल रहा है। इंडिया क्या होता है उसके कारण की स्ट्रॉन्गर मानसून होता है कि उसकी इम्पैक्ट इंडियन नेशनल डाइपोल और ये सब पे भी पड़ता है। और जो ऑस्ट्रेलिया एशिया और ये रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फ्लडिंग भी आती है, और यहाँ पे क्या है कि इधर का पानी इधर चला आया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपवेलिंग होता है, उसके कारण क्या होता है न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है, वाटर आता है और अब उसके कारण मरीन लाइफ इन्हेंस होती है तो बहुत अच्छा फिशरीज के लिए होता है। तो ये है लानीना पे, लानीना में जो नॉर्मल कंडीशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, अल नीनो में जो नॉर्मल कंडीशन है उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, और ये नेचुरली होते ही रहता है, और कब होता है, कितने महीने का होता है, कितने साल का होता है, नो 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 प्रॉपर, ठीक है, कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा डीप, नेक्स्ट देखते हैं, डीप सी सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट स्लोली, ठीक है, असर्शन दिया गया है कि डीप सी जो सेडिमेंट्स होते हैं वो स्लोली एक्यूमुलेट करते हैं, तो सही बात है। सेडिमेंट सप्लाई इज मेनली बायोजेनिक इन डीप ओशंस, तो ये भी सही बात है, ठीक है, जो डीप सी सेडिमेंट्स होते हैं वो स्लोली एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ सब फ्यू कुछ मिलीमीटर ही आते हैं, ठीक है, कितने हजारों सालों में,
ठीक है। और बायोजेनिक होता है, बायोजेनिक जैसे सेल्स हो गए, ठीक है, और जानवर मर गया वो सब हो गए, तो ये सब से होता है, ठीक है, वो जाके पहुंचते हैं वहाँ नीचे तक। तो तो देख लेते हैं कि जो हमारा जो डीप सी सेडिमेंट का कंपैरिजन देख लेते हैं, बायोजेनिक और टेरिजेनस। टेरिजेनस में लैंड ओरिजिन, बायोलॉजिकल ओरिजिन, ठीक है। तो सेल्स हो गए, स्केलेटन्स हो गए, ये सब ज़्यादा जमा होंगे क्योंकि ऑर्गेनिजम्स मरेंगे तो उनके सेल्स ज़्यादा जाएंगे। नदियों से तो वेदर होकर बहुत धीरे धीरे बहुत समय तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपी कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं या फिर सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, ये भी सिलिकेट मिनरल्स हो सकते हैं, क्ले होते हैं, रॉक फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं। ये बहुत स्लो होता है, ठीक है। जो टेरिजेनस, लेकिन जो एक्यूमुलेशन होता है वो फास्टर होता है, ठीक है। जो हमारा बायोजेनिक सेडिमेंट होता है वो स्लो होता है, और एक्यूमुलेशन रेट, ठीक है, ये फास्टर होता है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के पास ही होता है। बेसल प्लेन तक जाते जाते जो एकदम सबसे, ये कई बार सेल्फ पे ही रह जाता है, ये जो हमारा है ना, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे एक्यूमुलेट हो गया जाता है। ये जो बेसल प्लेन है एकदम नीचे वाला एरिया, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग जाता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन से स्लोप राइज भी होता है, और डीप ओशन फ्लोर पे मोस्टली बायोजेनिक सेडिमेंट्स होता है, ठीक है, जो कि बहुत स्लो होता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो एलुविएशन जो हमारा है, तो रिमूवल ऑफ हमारा फाइन पार्टिकल्स होता है, ठीक है, अपर होराइजन से, ई होराइजन से, ठीक है। तो इसका तो ए का वन ही होगा। फिर बी, एलुविएशन क्या होता है, डाउनवर्ड एक्युमुलेशन होता है, सही है। पोर्जुलाइजेशन कोल्ड ह्यूमिड लीचिंग होता है। लेटराइजेशन होता है कि बाकी एलिमेंट, बाकी मिनरल्स लीच कर जाते हैं, तो आयरन और एल्युमिनियम बच जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका वन का बी, बी का टू, सी थ्री, यही होगा, ठीक है। तो ये है एलिवेशन, रिमूवल ऑफ मटेरियल, कि जो टॉप सॉइल है, ठीक है, तो वो एलिवेट हो जाता है। ये एग्जिट ऑफ डिजॉल्व सस्पेंशन मटेरियल्स जैसे क्ले है, ठीक है, आयरन है, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम अपर लेयर्स वाया वाटर परकोलेटिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है तो वहाँ पे ये होता है एलिवेशन, ठीक है, इवेपोरेशन से। फिर है इलुविएशन, ये डाउनवर्ड अक्युमुलेशन, कि अब वो ई होराइजन से बी होराइजन नीचे और नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंट्री एंड एक्युमुलेशन ऑफ लीच्ड मटेरियल, पानी के साथ जो लीच किया नीचे की तरफ, ठीक है, फॉर्मिंग ए डेंस इंट्रिच जोन, जो भी होराइजन है उसमें डेंस पूरे मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ऑफन क्रिएट ए डिस्टिंक्ट डेंस सब सरफेस लेयर। फिर पोर्जुलाइजेशन, ये कोल्ड ह्यूमिड लीचिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसिड लीचिंग होता है कूल मॉइस्ट क्लाइमेट में, कॉन्फेस फर्स्ट में, ठीक है। जो आयरन है, एल्युमिनियम है, ठीक है, वो जो एस ग्रे सिलिका होते हैं, ठीक है, एक्युमुलेट्स आयरन, ठीक है, जो ऊपर जो हमारा जो एस ग्रे सिलिका होता है ना, उसको ऊपर ही छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। और वो बाकी जो आयरन और अमोनियम वो नीचे की तरफ लीच कर जाते हैं, खासकर बी होराइजन में, ठीक है। फिर लेटराइजेशन, तो लेटराइजेशन पड़ता है, ये रैपिड लीचिंग होगा तो एक लेयर बनेगी, और उसमें बाकी सब लीच कर जाएंगे, और आयरन और एल्युमिनियम रह जाएगा, और जो बाकी सोडियम कैल्शियम ये सब है और नीचे तक लीच कर जाएंगे। ये हॉट ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है जहाँ पे, ठीक है, हाई रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाटर फ्लो को दिखा रहा है, ये क्ले पार्टिकल को दिखा रहा है, ये हमारा ऑक्साइड्स जो है उसको दिखा रहा है, ठीक है। और ये इसी के साथ सॉइल प्रोसेस भी देख लेते हैं बनता है कैसे। तो पहले वेदरिंग होता है पेरेंट रॉक का, ठीक है, छोटे छोटे रॉक में सैंड बन टूटेंगे, ठीक है। तो ये तो बन गया छोटे छोटे रॉक, सैंड सिल्स, क्ले, ये सब बन गया, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक मिनरल फाउंडेशन बन गया सॉइल का। फिर होता है डिकम्पोजिशन, ह्यूमिफिकेशन, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है, माइक्रोबियल एक्शन होता है, फिर उसके साथ सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। तो अब सॉइल में क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स आ गए, ठीक है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ गया, स्ट्रक्चर थोड़ा सही हो गया, पोरोसिटी हल्की फुल्की बढ़ गई। फिर होता है उसके बाद, फिर होता है लीचिंग और ट्रांसलोकेशन, कि अगर बहुत ज़्यादा ऊपर बारिश होने लगा तो बहुत सारे मटेरियल्स है वो नीचे नीचे वाटर के साथ परकुलेट करके नीचे बी होराइजन पे आ गए, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेशन और स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, मतलब ये भी एक प्रोसेस है, एग्रीगेशन होता है और स्ट्रक्चर बनता है, कि जो प्राइमरी पार्टिकल से लार्जर यूनिट्स में, ठीक है, और क्ले रूट्स या फिर रूट्स के आसपास या फिर क्ले आपस में जुड़ जुड़ के बनते हैं, फिर, ठीक है। तो ये सब बनता है, तो उसके ये सब बाइंडिंग जैसे रूट्स के थ्रू बाइंडिंग हो गई या फिर आपस में बाइंडिंग हो गए, ये सॉइल एग्रीगेट बनता है, इसको पीडी बोलते हैं, ठीक है। क्रिएटेड पोर्स फॉर एयर एंड वाटर मूवमेंट एसेंशियल फॉर लाइफ, तो ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट हमारा है मैच द रॉक टाइप्स विथ टेक्टोनिक सेटिंग्स। ठीक है, तो मैच द रॉक टाइप्स विथ टेक्टोनिक सेटिंग, तो इसमें मैच करना है कि बासाल्ट कहाँ होता है। तो बासाल्ट मोस्टली मिड ओसनिक रीजन पे पाया जाता है। ग्रेनाइट क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे। ठीक है, फिर इक्लोगाइट क्या होता है, सबडक्शन जोन में बनता है। सैंडस्टोन कहाँ बनता है, तो फ्लूवियल एनवायरनमेंट में, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सही है। तो ये हम देख लेते हैं रॉक टेक्टोनिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मिड ओसनिक रीज में क्या होता है, बसाल्ट बनेगा। ठीक है, ओसनिक फ्लोर बसाल्ट का। ठीक है, सबडक्शन जोन में मोस्टली क्या बनता है, ठीक है, इक्लोगाइट बनता है, क्योंकि हाई प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ठीक है, इक्लोगाइट। ओके, और उसके बाद है ग्रेनाइट बनता है कहाँ पे, जो इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी है, कि यहाँ पे मैग्मा है और अंदर ही ठंडा हो गया तो ग्रेनाइट बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो फ्लूवियल इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ठीक है, जैसे सैंडस्टोन हो गया, ये सब हो गया। नेक्स्ट है कि लैंड मैच द हजार्ड विद ट्रिगर्स, की किसको क्या करता है। ठीक है, तो लैंडस्लाइड को ट्रिगर क्या करता है, तो हेवी रेनफॉल करता है। सुनामी को समरनाथ को थोड़ी देर पहले देखे, रेनफॉल डिफिसिट होगा तो ड्रॉट हो जाएगा, स्नो ओवरलोड होगा तो एवलांच आएगा, तो पहला ही सही है। ठीक है, तो बहुत बेसिक था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से आई थिंक न्यूमेरिकल है कि एनुअल रेनफॉल रिचार्ज है 200 mm, इवेपोरेशन लॉस है 80 mm, तो नेट रिचार्ज इक्वल्स, तो नेट रिचार्ज कितना होगा। तो ठीक है, तो नेट क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा इनपुट, इनपुट में से हम लॉस को अगर माइनस कर लें, इनपुट क्या है 200 माइनस 80, कितना हो गया 120, तो हमारा 120 mm आंसर हो गया। ये हमारे नेट रिचार्ज हो रहा है, क्योंकि इवेपोरेशन लॉस भी तो दिखाना है ना, वही यहाँ पे सेम दिया हुआ है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई है, उसका हाइड्रोलिक हमारा दिया हुआ है, कंडक्टिविटी क्या है कि 10 मीटर पर डे, और एक्यूफर का थिकनेस कितना दिया हुआ है 20 मीटर का। ठीक है, एक्यूफर 20 मीटर का थिकनेस है, तो हमें ट्रांसमिटिविटी निकालना है। ठीक है, ट्रांसमिटिविटी कितना जाएगा, तो ट्रांसमिटिविटी का फॉर्मूला है, ठीक है, के इंटू बी टी। तो के हमारा क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंटू, ठीक है, थिकनेस बी। ठीक है, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कितना हमारा 10 मीटर है पर डे, और हमारा थिकनेस कितना है 20 मीटर का, हाइड्रोलिक एक्यूफर का थिकनेस है 20 मीटर का, तो हमारा कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर पर डे। तो ये हमारा ट्रांसमिटिविटी हो गया। ठीक है, 200 मीटर पर, ठीक है, सही है। फिर है कोई दिया हुआ सॉइल का, उसका पोरोसिटी कितना है 40% है, तो इसको 40% में कितना लिख सकते हैं 0.4, और वाइड वॉल्यूम निकालना है ना हमें, तो हमें वाइड वॉल्यूम निकालना है, और सॉइल का जो दिया हुआ वॉल्यूम कितना है वो है 100 मीटर क्यूब। ठीक है, तो पोरोसिटी को हम लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू, ठीक है, और वाइड वॉल्यूम को बी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 100 मीटर क्यूब। ठीक है, तो नहीं नहीं, ये वाइड वॉल्यूम नहीं, सॉइल का वॉल्यूम होगा ना, हाँ, तो वाइड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो वाइड वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन इंटू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम, तो एन कितना था हमारा 0.4, ठीक है, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 40 मीटर क्यूब। तो हमारा वाइड वॉल्यूम कितना हो जाएगा 40 मीटर क्यूब। तो बहुत सिंपल सिंपल सा है, बस पता होना चाहिए कैसे निकालना है। ठीक है, फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना दिया हुआ है 6 ग्राम पर मीटर क्यूब, और सैचुरेशन कैपेसिटी कितना है 12 ग्राम, मतलब एब्सोल्यूट इतना और सैचुरेशन 12 ग्राम पर मीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, एटमोसफेयर में। तो आर एच निकालना है ना हमें, हाँ आर एच। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या हो जाएगा कि एक्चुअल बाई, और सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम लिमिट, सैचुरेशन कैपेसिटी इंटू 100। ठीक है, तो एक्चुअल कितना 6/12 इंटू 100। ठीक है, तो ये होगा 0.5 इंटू 100 इक्वल टू 50%। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 50%, तो आर एच कितना है 50%। ठीक है, इसी में आ सकता है कि दे दे आर एच दे दे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दे दे, तो सैचुरेशन बोल दे कि सैचुरेशन निकालिए, इतना सैचुरेशन कैपेसिटी कितना है,
तो इसी फॉर्मूले को सिंपल सा सैचुरेशन कैपेसिटी निकालना था, आप RH लिख दें एक्चुअल इंटू 100 जो भी है फॉर्मूला, और इसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वो कंफ्यूज, उसमें परेशान नहीं होना है, करे यार ये तो पढ़ा ही नहीं, उसी फॉर्मूले से है सब। फिर है एट विच लैटिट्यूड द कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम, कहाँ होता है? इक्वेटर पे तो सबसे जीरो होता है, कि साइन जीरो तो जीरो होगा, तो पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि साइन 0 डिग्री तो जीरो होगा, तो वहाँ पे तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स को थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, साइक्लोन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है ऐसे, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे। ठीक है, और यहाँ से जब हवाएं जाती हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ डिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो हमारे यहाँ ऐसे होता है, ये इक्वेटर के पास ऐसे होगा, और ये हवाएं ऐसे डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअल बात तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन रोटेशन के कारण ये, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये स्पिन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना है चीज़ों को। ओके, गॉट इट। इसमें और कुछ समझने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन से इक्वेटर पे क्यों नहीं बोलते हैं? तो वही है कि भाई उड़ ही नहीं पाएंगे, राउंड राउंड हो ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या ही फायदा। ठीक है, स्पिन ही नहीं होगा, लो प्रेशर सेंटर है। ठीक है, और वहाँ पे स्पिन होगा, ऐसे गोल 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 हो सकते हैं, सिंपल सा। क्यों? सिंपल सा है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की, और जो ऊपर के एरिया में होता है डिफ्लेक्शन होती है, डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन होने के कारण एक बार ऐसा डिफ्लेक्ट, जैसे कि यहाँ पे है अपोजिट रीजन में। ठीक है, तो हवाएं ऐसे डिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे डिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्शन के कारण ऐसे ऐसे गोल गोल बन जाता है। ठीक है, स्पिन कर जाती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्पाइरल मूवमेंट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवाएं मुड़ ही नहीं रही हैं, वो हवाएं ऐसी ही चल रही हैं। ठीक है, विच मिनरल इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू केमिकल वेदरिंग, कौन सा इसमें मिनरल है जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट है केमिकल वेदरिंग को लेके? कैल्साइट है कि ओलिवाइन है कि क्वार्ट्ज है कि फेल्ड्सपार है? तो सही आंसर है क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये जो हमारा गोल्डिच वेदरिंग सीरीज है उसमें सबसे स्टेबल होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये है हमारा। ठीक है, सबसे जैसे यहाँ क्या है कि सबसे हाईली वेदरेबल, कि मतलब आसानी से हो जाएगा, तो ओलिवाइन है, ठीक है, फेल्ड्सपार है, ये ध्यान रखना है। फिर है बिटोनवाइट है, लेब्रोडाइट है, एंडेसाइन है, ओरिगोक्लियस है। तो ये सब आते रहते हैं एग्जाम में, हमें हर साल एक दो क्वेश्चन पूछता है इसे। पायरोक्सिन्स है, एम्बीफोल्स हैं, बायोटाइट है। ठीक है, फिर सोडियम फेल्ड्सपार है, कैल्शियम फेल्ड्सपार, सोडियम फेल्ड्सपार, और उसके बाद हो गया पोटेशियम फेल्ड्सपार, फिर मॉस्कोवाइट है, और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है? सबसे कम जल्द आसानी से वेदर नहीं होता है। ठीक है, इसी में बाउंड रिएक्शन सीरीज भी देख सकते हैं। तो इसमें जो होता है सबसे पहले क्रिस्टलाइज होता है, तो वो ओलिवाइन ही बनता है, मतलब सबसे पहले जो जो ठंडा होने, जब ठंडा होता है, ठीक है, हमारा मैग्मा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बन जाता है? ओलिवाइन बन जाता है, अर्थ के अंदर ही। ठीक है, फर्स्ट टू क्लियर 14 डिग्री सेंटीग्रेड, और ठंडा होगा तो पायरोक्सिन बनेगा, और ठंडा होगा तो एम्फीफॉल, और बनेगा तो बायोटाइट माइका, फिर पोटेशियम फेल्ड्सपार बनता है, फिर मॉस्कोवाइट माइका बनता है, और नीचे क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज बहुत कम टेम्परेचर पे, जब बहुत ठंडा होता है तब जाके बनता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि ये जल्दी वेदर नहीं करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होता है। इसमें ग्रेनाइट और जैसे रायोलाइट, ग्रेनाइट, ये सब आ गए। फिर एंडेसाइट आ गया, एंडेसाइट, ठीक है, डायोराइट आ गए, जो कि थोड़े स्टेबल होते हैं, लेकिन थोड़े उतने स्टेबल नहीं होते हैं इसके मुकाबले, क्वार्ट्ज और इसके बाद। फिर बसाल्ट हो गया, वो और कम स्टेबल होते हैं ग्रेनाइट के मुकाबले। गैब्रो हो गया, बसाल्ट हो गया, फिर अल्ट्रामैटिक हो गया, जैसे कि कैमोटोटाइट हो गया, पेरिडोटाइट हो गया, और ज़्यादा वेदरिंग के ससेप्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर है सॉइल पीएच इन एरिड रीजन्स इज मेनली कंट्रोल बाई, जो सॉइल पीएच है एरिड रीजन में मेनली कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर से रेनफॉल, बेस सैचुरेशन, क्लेम मिनरलोजी। ये सही आंसर है बेस सैचुरेशन। ठीक है, एरिड सॉइल में क्या होता है? वहाँ पे लीचिंग कम होता है, तो उसके कारण क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? बेस जो सैचुरेशन, क्योंकि ये सब बेस है, तो बेस सैचुरेशन हाई हो जाता है। ठीक है, और जहाँ का पीएच होता है वो अल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, बेसिक एसिडिक की जगह। ठीक है, लिमिटेड प्रेसिपिटेशन होता है, तो वॉशिंग आउट नहीं होता है, जो सोलुबल सैंड्स है तो वो रह ही जाते हैं।
ठीक है। और जो बेसिक कटायंस रिलीज होते हैं वेदरिंग के थ्रू भी, तो वो सॉइल के ऊपर वाले एरिया में ही रह जाते हैं। ठीक है। और कई बार कैल्शियम कार्बोनेट लेयर बन जाता है, ठीक है, पीएच को और फिर बढ़ा देता है, तो अल्कलाइन रहता है 7.0 से 8.5 तक अल्कलाइन सॉइल प्रोफाइल होता है। ठीक है। और ह्यूमिड कंडीशन में हाई लीचिंग होता है, तो ये जो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सॉल्युबल जो सॉल्ट्स हैं वो तो क्या होते हैं, वो लीच आउट कर जाते हैं, लीच आउट कर जाते हैं, तो वहाँ का सॉइल उसके कारण से एसिडिक हो जाता है। ठीक है। देखिए देख लेते हैं फॉरेस्ट सॉइल में, ठीक है, तो वहाँ पे वॉश आउट हो जाते हैं सॉल्युबल सॉल्ट और बेसिक कटायंस। ठीक है। और रैपिड डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो भी ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं, तो पीएच और कम हो जाता है। ठीक है। और बेसिक कटायंस आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है, एंड अल्युमिनियम, ठीक है, ऑन सॉइल एक्सचेंज साइड्स। तो वहाँ पे एसिडिक होता है 4.5 to 6.0 एसिडिक सॉइल पीएच होता है मोस्टली। ठीक है। ये डिफरेंस है। फिर विच एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल्स ऑपरेट बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री से और 60 डिग्री बीच में कौन सा एटमॉस्फेरिक सेल करता है, इडली करता है, फेरल करता है, वॉकर करता है, पोलर सेल करता है। ठीक है। तो इससे आंसर है फेरल सेल। ठीक है। इडली तो 0 to 30 डिग्री करता है, और वॉकर सेल सा तो इससे रिलेंस नहीं हो, तो वो तो ईस्ट वेस्ट सेल है, जो भी अल्नीनो लाइन कंटेक्स्ट में देखे थे। और पोलर सेल तो 60 to 90 डिग्री है। ठीक है। तो ये सिंपल से समझना, ये हेडले सेल है। ठीक है। 0 to 30। ठीक है। ठीक है, हवाएं इस तरफ तर गई 0 to 30। उसके बाद है फेरल सेल। ठीक है। 30 to 60, और पोलर से 60 to 90। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और सारी हवाएं आके दोनों कहाँ मिलती हैं, ITCZ पे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स पे। ठीक है। जो कि इक्वेटर के पास पड़ता है। ये ITCZ फिक्स जगह नहीं है। ठीक है। ये मूव करते रहता है विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। ठीक है। जो अर्थ मूव करता है सन की तरफ, तो उसकी तरफ स्काई में हमारा जो सन है वो अलग अलग जगह पे दिखता है। ठीक है। तो उसके कारण जो हमारे मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होते हैं। ठीक है। डिफरेंट सीजन होते हैं, जैसे समर विंटर ये सब आते हैं ना, तो उसके हिसाब से ये ITCZ भी होता चेंज होता है। तो ITCZ कहाँ बनता है, जहाँ पे डायरेक्ट वर्टिकल सनराइज जाता है। ठीक है। तो वो चेंज होता रहता है, जैसे कि हमारे गर्मियों में खासकर, जैसे समर में अप्रैल मई जून में ITCZ ऊपर की तरफ आ जाता है, ITCZ यहाँ तक आ जाता है। ठीक है। तो आके हवाएं ये यहीं पे कन्वर्ज होती हैं, और ये हवाएं यहाँ तक आती हैं, तभी ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं जब हवाएं, तो वो ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है। जैसे ये हवा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है ना, इक्वेटर को क्रॉस करती है, ऐसे मुड़ जाती है, और तभी हमारा जो इंडिया है, सपोज ये इंडिया है, तो यहाँ पे मानसून आता है। ठीक है। तो इसका भी रोल है, ITC अगर मूव नहीं करेगा तो हवाएं यहीं तक रह जाएंगी, तो हवाएं ऐसे जा रही हैं, तो यहाँ से तो कोई, और यही क्या करती है, ये इंडिया है, और ये पूरा इंडियन ओशन है, तो यहाँ से मॉइस्चर हवाएं लेके आती हैं, और यहाँ फिर बारिश होता है। अगर ये सपोज ITCD यहीं होता फिक्स, ठीक है, और ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं होता, तो क्या होता, तो हमारी ITC ट्रेड विंड ऐसे चल रही है, तो हमारी इंडिया के ऐसे चल रही है सपोज, ये मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ये इंडिया है, तो ये ऐसे हवाएं आ रही हैं, तो ये कहाँ से आ रही है, लैंड से ही आ रही है मोस्टली, और ये ठंडे वाले एरिया तिब्बत ये सब से आ रही है। तो क्या होता है, उतना मॉइस्चर बारिश नहीं होता, थोड़ा बहुत इस रीजन में बारिश होता है, तमिलनाडु इसमें, जो कि अभी भी होता है, जिसको विंटर रेनफॉल बोलते हैं, जब ITC वापस इधर की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो वो होता, नहीं तो बाकी नॉर्मल बारिश तो होती ही नहीं हमारे यहाँ उतनी। ठीक है। विच एलिमेंट इज लिस्ट मोबाइल ड्यूरिंग केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग के समय कौन सा एलिमेंट सबसे कम मोबाइल होता है, कि जल्दी भाई टिका हुआ है। ठीक है। तो सही आंसर है अल्युमिनियम। ठीक है। अल्यूमिनियम के साथ क्या होता है कि वो इंसोल्युबल हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। तो वो रिलेटिवली मोबाइल कम ही होता है। ठीक है। तो हाईली मोबाइल क्या है, इजली लीच्ड, देख लेते हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। ठीक है। हाईली सोल्युबल रैपिडली रिमूव्ड बाय वाटर, कॉमन इन सी वाटर एंड साल्ट। मीडियम सोल्युबिलिटी किसकी है, मैग्नीशियम की है, सिलिकन की है। ठीक है। स्लो मूव करते हैं, लेकिन वो मूव करते हैं। और लो मूविलिटी किसकी है, तो एल्युमिनियम है, आयरन है, टाइटेनियम है। ठीक है। इंसोल्युबल फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। ठीक है। कंसंट्रेट्स इन रेजिडुअल सॉइल। ये ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, जो आर्सेनिक कंटेमिनेशन होता है वो ग्राउंड वाटर में क्यों होता है, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस के कारण, कि रिड्यूसिंग कंडीशंस के कारण, कि हाई रेनफॉल के कारण, कि वोल्केनिक गैस के कारण। तो इसका सही आंसर है रिड्यूसिंग कंडीशंस के कारण। ठीक है। तो रिड्यूसिंग जो एक्यूफर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो आयरन, ठीक है, ऑक्सी हाइड्रोक्साइड है,
वो डिजॉल्व, जो हमारा, ठीक है, आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड से वो डिजॉल्व होता है और वो रिलीज करता है एंड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड आर्सेनिक इनटू ग्राउंड वाटर, ठीक है, अपने साथ जो आर्सेनिक रहता है उसको ग्राउंड वाटर में वो रिलीज कर देता है, इस कारण से वो समस्या हो जाती है। ठीक है, ये नेचुरल जो आर्सेनिक का सोर्स है, ठीक है, कि जो अलूवियल सिल्टिम है आर्सेनिक बाउंड टू सॉलिड, ठीक है, ये आर्सेनिक है और ये आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड है, इसके साथ चिपक गए, ठीक है, आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड के साथ चिपक गए। फिर जब रिड्यूसिंग कंडीशन में पड़ते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ठीक है, एनॉक्सिक इन्वायरमेंट में खासकर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये रिएक्टिव डिसोल्यूशन होता है आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड्स का, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो आर्सेनिक है उसको रिलीज कर जाते हैं, ठीक है, तो आर्सेनाइड बिकम्स मोबाइल, तो आर्सेनिक जो थर्ड होता है, आर्सेनिक 3, ठीक है, आर्सेनाइड जिसको बोलते हैं वो वाटर में मोबाइल होता है, घूमने लगता है मोबाइल में, चलो भाई फ्री हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हुआ, ठीक है, रिडक्टिव डिसोल्यूशन हुआ आयरन किसका, आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का, तब तो ये बचा नहीं तो भाई आर्सेनिक किसकी वजह चिपकेगा, एडजॉर्ब हो गया, ठीक है, एडजॉर्ब, ADSORB, ठीक है, चिपकेगा किस पे, ठीक है, तो अब चिपक नहीं पा रहा है तो है ही नहीं मिल, तो अभी पानी में फ्रीली घूम रहा है, तो वही पानी फिर ग्राउंड वाटर में फिर हम जो पीते हैं तो उसमें आ जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये ऐसा नहीं है ग्राउंड वाटर कोई आर्सेनिक डाल रहा है, वो नेचुरल जो नदी के रीजन में है ना उसके कारण से भी हो रहा है, बाकी पॉल्यूशन का भी रोल है, ऐसा नहीं है। फिर है डोमिनेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऑन कॉस्ट रॉकी कॉस्ट इज, जो रॉकी कॉस्ट है वहाँ पे सबसे डोमिनेंट जो हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है इसमें से, इनमें से देखना है, ठीक है, तो सॉल्यूशन है कि एवरेजन है कि रिफ्लेक्शन है कि सॉलिफ्लक्शन है, तो सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है एवरेजन, ठीक है, जो मेनली जो क्या बोलते हैं जो हाइड्रोलिक एक्शन होता है, पानी आके थपेड़े मारती है और उसके कारण क्या होता है, इरोजन होता है, क्योंकि छोटे छोटे थपेड़ों में हल्के पूरे छोटे छोटे कण होते हैं जो कि रॉक्स पे आके उसको जो पानी है ना उसके साथ इसको रगड़ के एब्रेजन करती है, ठीक है, ठीक है, जो मैकेनिकल वेदरिंग होता है, ठीक है, रिवर बेड में इरोजन होता है तो वो वहाँ भी होता है, उसमें से ऑप्शन जो था। फिर सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन तो जैसे हो गया कि जो लाइमस्टोन या सॉल्ट है जहाँ पे पानी वानी गया, एसिड गया, कास्ट टोपोग्राफी में मोस्टली देखने को मिलता है। फिर सॉलिफ्लक्शन क्या हो गया, मास मूवमेंट हो गया, फिर डाउन स्लो फ्लो ऑफ वाटर सेचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, परमाफ्रोस्ट रीजन में मोस्टली देखना, जब थॉ होता है ना तो बहुत ज़्यादा पानी वाटर सेचुरेट हो जाता है, तो वाटर सेचुरेट हो जाता है ना सॉइल, वाटर सेचुरेटेड सॉइल हो जाता है तो उसके कारण पूरा का पूरा वो लिक्विड मड की तरह बहुत बड़ा एरिया बहने लगता है ऐसे स्लोप पे, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। फिर डिफ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन तो मेनली हमारा जो एओलियन एरिड करंट में होता है विंड के कारण, जो लूज फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं वो विंड के द्वारा उड़ा के लिए जाते हैं। फिर हाइड्रोलिक एक्शन होता है, वो तो कोस्टल रीजन्स में होता है, ठीक है, और उसी में एवरेजन भी होता है, ठीक है, अगर हाइड्रोलिक एक्शन दिया रहेगा तो हम हाइड्रोलिक एक्शन को ही पहले क्लिक करें, मतलब टिक करेंगे, अगर है तो, नहीं दिया है तो फिर एवरेजन में जाएंगे। फ्रॉस्ट वेजिंग हो गया कि मैकेनिकल वेजिंग हो गया कि ठंडा हुआ बर्फ जम गया फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो ये थॉविंग फ्रीजिंग ऑफ वाटर के कारण रॉक्स में क्रैक आ जाता है, ठीक है, और लास्ट में रॉक्स टूट जाते हैं दो भाग में। फिर क्या, ब्लू सिस्ट फैसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ब्लू सिस्ट जो फैसिस बनते हैं वो किसके कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, सबसे पहले तो ब्लू सिस्ट कहाँ बनते हैं, तो जो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है, तो वहाँ पे बनते हैं, ध्यान देने की जरूरत है, तो वो कहाँ पे होता है मोस्टली, तो सबडक्शन जोन में वैसा जगह होता है, ठीक है, जो रिफ्ट जोन होते हैं तो रिफ्ट जोन तो भाई मेनली हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर एकदम कम होता है, क्योंकि दो भाग में टूट रहा है, तो टेम्परेचर तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन प्रेशर है ही नहीं, सबडक्शन जोन में प्रेशर बहुत होता है क्योंकि आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर लो है, क्यों, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है कंपेरेटिवली, ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पे तो मेनली मतलब कि वो कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, वो लैंड फॉर्म बस अगर इस शेप का है तो वो टकरा के दूसरे शेप का बन जाता है, ठीक है, और हॉट स्पॉट पे तो हमें पता ही क्या होता है कि भाई वहाँ से तो लावा निकल रहा है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर तो कम ही हो। तो रिफ्ट जोन पे मेजर रॉक्स हम देखते हैं जो टेक्टोनिक सेटिंग में बनते हैं, ध्यान देख लेते हैं। रिफ्ट जोन जो लैंड जो डाइवर्जेंट प्लेट्स में होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये अब प्लेट डाइवर्ज हो रहा है तो यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा, तो ऊपर की तरफ होगा तो क्या बनेगा, बसाल्ट, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनेगा, ठीक है, फिर क्या बनेगा, गैब्रो बनेगा, ये भी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ये अंदर की तरफ ही ठंडा हो गया,
तो वो हो गया, और कूल स्लोली अंडरग्राउंड, ठीक है। तो जब फिर रायोलाइट बनेगा, ये एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है, सिलिका रिच है, लाइट कलर्ड रॉक्स है, ठीक है। फिर है हॉट स्पॉट में क्या बनेगा, तो बसाल्ट बनेगा कि भाई लावा से जो भी आएगा तो, और पेरिडोटाइट बनेगा, ठीक है। सबडक्शन जोन में क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है, प्रेशर हाई है, टेम्परेचर कम है, एंडेसाइट बनेगा, वोल्केनिक आर्क बनेगा, डायोराइट बनेगा, प्लूटोनिक, ठीक है, इंट्रूसिव बनेगा। फिर ब्लूसिस्ट बनेगा, मेटामॉर्फिक, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पे क्या बनेगा, तो फॉल्ट गॉज बनेगा, ठीक है, ब्रेसिया ये सब है, मतलब फाइन ग्राउंड जैसे रगड़ा रहे ना, पाउडर रॉक्स बनेंगे ग्राइंडिंग के कारण। फिर मायोलोनाइट बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक, जो और ज़्यादा वो प्रेशर के कारण ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मायोलोनाइट में। नेक्स्ट चलते हैं, विच सेडिमेंट हैज द हाईएस्ट परमेबिलिटी, इस सेडिमेंट का सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी होता है कि इस सब में से, चारों में से, क्ले, सिल्ट, सैंड, सेल, तो इसका सही आंसर है सैंड, ठीक है, सैंड का सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्ले जो है सबसे वेरी फाइन होते हैं, तो उसमें जो पोर स्पेस होता है सबसे कम होता है, तो परमेबिलिटी सबसे कम होगा। सिल्ट जो होता है थोड़ा फाइन होता है, तो उसमें थोड़े ज़्यादा बड़े परमेबिलिटी थोड़ी होगी। सैंड क्या होता है, मीडियम टू कोर्स होगा, उसकी परमेबिलिटी मॉडरेट होगी। फिर अगर ग्रेवल आ जाए तो उससे बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें जो होते हैं पोर स्पेस बहुत बड़े होते हैं, ज़्यादा परमेबल होते हैं। और जो कॉबल्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, तो और भी बड़े कोर्स होते हैं, तो उसमें बहुत बड़े बड़े चैनल्स, उसमें तो नीचे अंडरग्राउंड नदियाँ ये सब बहती हैं उसके तो, ठीक है। तो पार्टिकल साइज अगर बढ़ेगा, पोर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तो परमेबिलिटी बढ़ेगा, ध्यान देना। नेक्स्ट है, मोस्ट रिलायबल प्रॉक्सी फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग पास्ट एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को जानने के लिए सबसे रिलायबल प्रॉक्सी कौन सा है, ट्री रिंग्स है, आइस कोर्स है, कोरल रीफ्स है, वार्प्स है, तो इसमें सही आंसर है आइस कोर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें एंशियंट एयर बबल्स भी ट्रैप होते हैं उस आइस कोर्स में, ठीक है। तो वो डायरेक्ट उस समय का जो पास्ट का जो एटमॉस्फेरिक सैंपल है वो डायरेक्टली वहाँ पे प्रिजर्व्ड है, तो जैसे ही उसको वैसे कंडीशन में ले जाके अब उसको पिघलाएंगे, तो वो जो पास्ट का एटमॉस्फेयर वो जो बबल है, वो जो ट्रैप है एयर बबल, वो निकलेगा, तो उसमें क्या गैसेज नहीं है, क्या कैसा कितना CO2 नहीं था, वो आसानी से हम, मतलब थोड़ा ज़्यादा एग्जैक्टली हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे फोसिल जो लीव्स हैं उसका भी काम हो जाता है, ठीक है। तो आइस कोर सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये प्रेजेंट से एट एट 800,000, ठीक है, यस ईगो तक का पता लगा सकते हैं, ठीक है, 8 लाख साल पहले तक का, ठीक है। और जो मरीन सेडिमेंट्स हैं वो तो भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक का, लेकिन इससे हमारा उतना एग्जैक्ट नहीं पता चलता है। और जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमें फोसिल्स लिप्स भी पता चलता है, ठीक है। लो CO2 मोर स्टोमाटा, अगर इसमें ज़्यादा स्टोमाटा है, ठीक है, तो CO2 कम था, अगर हाई CO2 है तो कम स्टोमाटा में ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉक्सी है। तो चलते हैं नेक्स्ट, तो डन है, ये 30 क्वेश्चन से इन्वायरमेंटल जियो साइंस से, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप प्रिपेयर करें अच्छा से, और कोई कन्फ्यूजन है कुछ भी है तो राइट डाउन इन द कमेंट, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें अगर हेल्पफुल है, ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर द एग्जाम, थैंक यू।